हे गाइस, हेलो, दिस इज एचए ट्यूटर्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर, ठीक है, 2.6 चल रहा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग मतलब आज पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर डालेंगे बिना किसी टाइम पास के। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्या है, प्रतीक ट्रैवल्स 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है। देखो, ये जो बोट वाले सम्स है ना, जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोट ऑफ वाटर वगैरह सब कुछ, वो वाले सम्स बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो समझ लेते हैं अपस्ट्रीम क्या होते हैं। देखो, अगर मेरी बोट पानी में है, अगर मेरी बोट पानी में नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, कैसा स्लोप है, नीचे से मेरी बोट ऊपर जा रही है, तो उसे हम लोग अपस्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, आगे अगर मेरी बोट एक ऊंचाई से नीचे आ रही है, ठीक है, ऊंचाई से नीचे आ रही है, तो इसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। ओके जी, मतलब सिंपली नीचे से ऊपर जा रही है तो अपस्ट्रीम, ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउनस्ट्रीम। ओके जी, तो अभी हमें क्या बोलता है, देखो और दो टर्म्स है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब अगर पानी रुका हुआ है तो उसके अंदर बोट की स्पीड क्या होगी, मतलब बोट की खुद की स्पीड की बात कर रहा है। ओके, पानी रुका हुआ है, उसके अंदर बोट की स्पीड क्या होगी, इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, आगे स्पीड ऑफ वाटर करंट, पानी बह रहा है, देखो ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाते वक्त पानी तो बहेगा ही, ठीक है, या फिर नीचे से मतलब ऊपर से नीचे जाते वक्त भी पानी बहेगा, तो वो जो पानी बहेगा उसकी स्पीड क्या होगी, उसे हम स्पीड ऑफ वाटर करंट बोलते हैं। क्या समझा यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। ये समझा नीचे से ऊपर जाते वक्त अपस्ट्रीम, ऊपर से नीचे आते वक्त डाउनस्ट्रीम। अगर मेरे को स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। ऊपर जाते वक्त बोट की स्पीड क्या होगी वो निकालनी है, तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। बोट की खुद की स्पीड में से स्पीड ऑफ वाटर करंट को सबट्रैक्ट कर देना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट। ठीक है, ये लिख लेना है। आगे अगर हम बात करें स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम की, अगर बोट ऊपर से नीचे आ रही है तो तब उसकी स्पीड कैसे निकाले, तो उसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम वाला, वो होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट। ओके, क्या दिया है, देखो अपस्ट्रीम जा रही है तो बोट की खुद की स्पीड और वाटर करंट की स्पीड को माइनस कर देना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। बोट अगर डाउनस्ट्रीम आ रही है तो स्पीड ऑफ वाटर करंट और स्पीड ऑफ स्टिल बोट मतलब स्पीड ऑफ बोट को ऐड कर देना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले लिख लेने हैं, याद कर लेने, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही अभी क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीक ट्रैवल्स 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स। प्रतीक नामक एक लड़का है, वो क्या 36 किलोमीटर नीचे जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और एंड बैक भी बोला है। एंड बैक का मतलब, इस चीज का मतलब क्या है, वो डाउनस्ट्रीम जाने के बाद अपस्ट्रीम भी आ रहा है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जाएगा। तो ये जो पूरी जर्नी का टाइम है वो 8 आवर्स है, हमें दिया है। हमें क्या बोला, प्रतीक 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और बैक मतलब 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम आ रहा है। तो ये जो पूरी जर्नी का टाइम है ये हमें दिया है 8 आवर्स टोटल टाइम। ठीक है, 8 आवर्स दिया है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब बोट की खुद की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर्स पर आवर है, ये भी हमें दिया है। निकालना क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, पानी की स्पीड से बह रहा है वो हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन तो जी हमने समझ लिया, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, अभी लेट कर लेते हैं, लेट। तो अभी मैं क्या लेट करूं, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को लेट कर लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो लिख देंगे लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट
वाटर करंट dx। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर करंट को x मान लिया। आगे हमें क्या निकालना है, आगे हम लोग निकाल लेंगे स्पीड ऑफ वाटर मतलब स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। ये हमेशा निकाल लेना है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है, तो लिख देंगे 12 माइनस क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट। स्पीड ऑफ वाटर करंट हमारे पास x है, तो 12 माइनस x, इस तरह से। आगे निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो कि है 12 प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट जो कि हमारे पास x है। लेट हो गया अच्छे से, ठीक है, अपस्ट्रीम वाली स्पीड निकल गई, डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड निकल गई। अब हमें क्या बोला था कि टोटल जर्नी 8 घंटे की है। ओके जी, अब ये वाली का कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये 12 किलोमीटर वाली का काम यहां पर था, वो हो गया। मतलब किससे है अभी, बस ये पहली स्टेटमेंट से। अब देखो कैसे यूज करना है। क्या बोला है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और बैक आ रहा है फिर से 36 किलोमीटर, टोटल टाइम 8 आवर्स है। तो इसके लिए हम लोग, जिसने थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी होगी ना, उसको ये फॉर्मूला पता होगा। देखो, बाय गिवन कंडीशन, ये वाली चीज तो पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर, हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही टाइम इधर जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो यहां से फॉर्मूला एक और क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। हाँ जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो टाइम कितना है, 8 आवर्स, तो लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे, ठीक है, यहां पर मेन एक्सप्रेशन आएगी। तो टाइम हमारे पास 8 आवर्स है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो डाउनस्ट्रीम जाते वक्त हमारा डिस्टेंस क्या था, 36 किलोमीटर, और हमारी स्पीड क्या थी, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम थी 12 प्लस x। ठीक है जी, ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल जर्नी है ना, तो ऐड कर देंगे। अब हमारी स्पीड ऑफ, मतलब देखो, अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 36 फिर से, और स्पीड क्या आ जाएगी, 12 माइनस x। ठीक है जी, हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि ये टोटल जर्नी का टाइम 8 आवर्स दिया है, बराबर। तो डाउनस्ट्रीम जाते वक्त उसका डिस्टेंस था 36 और उसकी स्पीड थी 12 प्लस x, हमने निकाला। और अपस्ट्रीम जाते वक्त भी उसका डिस्टेंस था 36 और उसकी स्पीड थी 12 माइनस x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 8 घंटे, 8 आवर्स। ये कंडीशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 माइनस x इधर आ जाएगा, तो 36 इंटू 12 माइनस x प्लस 36 इंटू 12 प्लस x अपॉन में ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूल है जी, 12 प्लस x और 12 माइनस x इक्वल्स टू आ जाएगा 8। ओके, आगे देखो, यहां पर भी 36, यहां पर भी 36, एक बार कॉमन ले लेंगे, बीच में क्या बचेगा, 12 माइनस x प्लस 12 प्लस x। देखो x और x यहां पर ही कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू, ये इधर है, नीचे नीचे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 प्लस x इंटू 12 माइनस x। देखो ये एक एक्सप्रेशन है, चलो एक और स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, 36 इंटू 12 प्लस 12 24 इक्वल्स टू 8। ठीक है, देखो 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड, मतलब इस साइड ला दो, ठीक है जी, ये भी हो सकता है। और यहां पर ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, वही सेम चीज है, लिख देंगे, क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 8 1 जा 8 3 जा, तो 36 इंटू 3 कितना होता है जी, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आएगा अराउंड 108। तो 108 इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर को उस साइड, इस साइड लाएंगे, 108 को उस साइड भेजेंगे, तो ये आ जाएगा 144 माइनस 108, इस तरह से। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 144 माइनस 108 कितना आ जाएगा, यहां से गया यार 4 3, यहां से बचेगा 6, यहां से बचेगा 3, यार है 36। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, देयरफॉर x इक्वल टू 6। ठीक है जी, x इक्वल टू 6 आ रहा है, एक्चुअली यहां पर प्लस माइनस 6 आएगा।
ठीक है, यहां पर प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन निगेटिव तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x इक्वल टू 6 आ गया जी। क्या चाहिए था? स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या अज्यूम किया था? x अज्यूम किया था, जिसकी वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर्स पर आवर। हो गया जी। यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं किया। देखो ये दो फॉर्मूले बहुत काम के हैं, ये याद में रखने हैं, ये वाले दो फॉर्मूले याद में रखने हैं, ठीक है। इनसे हम लोग ने लेट वाली कंडीशन बनाई, उससे हमने जो ये 36 किलोमीटर वगैरह दिया था उससे एक कंडीशन बनाई, और बस वाटर करंट की स्पीड आ गई, ठीक है। नहीं समझा रिवाइंड करके देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेना एक बार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस अभी 8th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले तो स्टेप होते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। देखो क्या दिया है, पिंटू टेक 6 more days to complete a work than निशु। इसका मतलब है निशु नाम की एक लड़की है, पिंटू नाम का एक लड़का है। निशु मतलब निशु एक काम कर रही है, मतलब दोनों भी कोई काम कर रहे हैं, तो निशु से पिंटू 6 दिन ज्यादा लेता है वो काम करने के लिए। अगर निशु ने वो काम करने के लिए x डेज लिए तो पिंटू x + 6 लेता है। क्यों? पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं, ये बात दी है। टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, मतलब अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में काम हो जाता है। हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक इफ दे वर्क अलोन, मतलब अकेले अगर उन्होंने काम किया तो वो दोनों इंडिविजुअली कितने डेज लेंगे, ये हमसे पूछा है। तो सॉल्यूशन में लिख देंगे, पहले बात तो अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो लेट, अब हम यहां पर क्या अज्यूम करें? देखो अगर हमने निशु के वर्क मतलब निशु के डेज को x अज्यूम किया तो पिंटू के डेज कितने हो जाएंगे? x + 6 हो जाएंगे। तो हम लोग निशु ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, हम लोग निशु लेंगे। तो लिख देंगे लेट डेज टुक बाय निशु bx, निशु ने x डेज लिए। आगे लिख देंगे देयरफॉर डेज टुक बाय पिंटू विल बी, तो पिंटू ने कितने डेज लिए? x + 6 डेज, ठीक है जी, x + 6 डेज। क्यों x + 6? क्योंकि पिंटू निशु से 6 दिन ज्यादा लेता है, इसलिए निशु के डेज कितने हैं? x, और उससे 6 दिन ज्यादा मतलब x + 6। तो पहले तो यहाँ पर खूबसूरत से लिख देंगे बाय, ठीक है, बड़ा है खूबसूरत, बाय गिवन कंडीशन, ठीक है जी, बाय गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है? अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 4 दिन में काम हो जा रहा है। तो जिसको भी बेसिक फिजिक्स आती होगी या फिर एक जनरल फॉर्मूला होता है जो होता है वर्क इक्वल्स टू जॉब डन अपॉन नंबर ऑफ डेज। यहां पर टाइम होता है लेकिन हमें डेज निकालने, इसलिए नंबर ऑफ डेज लिख देंगे। ये एक कॉमन फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा, काम आएगा। अब इसी मदद से हम लोग इन दोनों के वर्क को निकाल लेंगे। तो देयरफॉर वर्क डन बाय निशु इंडिविजुअली, वर्क डन बाय निशु इक्वल्स टू जॉब डन। देखो जॉब मतलब क्या काम कर रहे हैं, सर्टन मतलब कंप्लीट अ वर्क, अ आ रहा है, अ मतलब 1, एक काम कर रहे हैं दोनों भी, तो जॉब भी कितनी हो जाएंगी? 1। नंबर ऑफ डेज, तो डेज टुक बाय निशु कितने हैं? x से, लिख देंगे x, हो गया जी। अब वैसे ही पिंटू का निकालेंगे, तो वर्क डन बाय पिंटू, तो पिंटू ने भी वही सेम काम किया, मतलब 1, ठीक है ना, 1 अपॉन पिंटू ने कितने डेज लिए हैं? x + 6, लिख देंगे जी, ये हो गया। अब इससे आगे सॉल्व कर लेंगे, कैसे? देखो हमें क्या बोला है? टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। 4 days की वर्क की बात करें तो देखो वर्क इक्वल्स टू जॉब डन अपॉन नंबर ऑफ डेज है, तो जॉब डन तो एक ही किया है दोनों ने, और बस साथ में किया, इसलिए नंबर ऑफ डेज 4 हो गए। तो यहाँ पर 1/4 कैसे आए ये समझ गए। जॉब एक ही किया है और नंबर ऑफ डेज साथ में काम करने के बाद 4 days में कंप्लीट हो रहा है। तो इन दोनों के वर्क को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा, तो लिख देंगे 1/x + 1/x + 6, ठीक है। दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मतलब दोनों का वर्क ऐड हो जाएगा, और दोनों का वर्क ऐड हो जाएगा तो वो 4 days में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 4 days का वर्क का क्या हो जाएगा? जॉब डन अपॉन नंबर ऑफ डेज आ गया जी।
और दोनों का वर्क हमने ऐड कर दिया। क्या समझाया? कुछ नहीं किया है, बस दोनों के वर्क को ऐड कर दिया और 4 दिन में क्या वर्क होगा वो निकाल दिया। ठीक है, हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 6 प्लस x, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 1/4। ओके जी, अब क्या कर लेंगे? देखो सॉल्व कर लेंगे। पहली बात तो x और x है, यहाँ पर 2x आ जाएगा प्लस 6। हाँ जी, यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6 x उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, तो x स्क्वायर प्लस 6 उधर जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 4 यहां पर मल्टीप्लाई कर देगा तो देखो 4 इंटू 2x क्या हो जाता है 8x प्लस 6 इंटू 4 24। क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x, ठीक है, इस मलबे को इस साइड लेके आएंगे तो 8x यहां पर गया तो माइनस 8x प्लस 24 यहां पर आएगा तो माइनस 24 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बना लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। हाँ जी, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0 है। फैक्टराइज कर लेंगे, ये दो नंबर्स इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 24 हो और उनका एडिशन माइनस 2 हो, तो ये हो जाएंगे माइनस 2 और 4, है ना, माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 और उनका एडिशन माइनस 2 आ रहा है। हाँ जी, तो यहां पर लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब ये दो बार x माइनस 6 एक बार ले लो और बचा क्या x प्लस 4 इक्वल टू 0। इंडिविजुअली फैक्टर 0 कर देंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 6 आ रही है और यहां से x की वैल्यू माइनस 4 आ रही है। पहली बात बताओ, डेज कभी निगेटिव होते हैं क्या यार? -1 डेज -2 डेज ऐसा कुछ होता है नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। क्यों? डेज कांट बी नेगेटिव, डेज कांट बी नेगेटिव, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर क्या है? x प्लस 6 से बॉक्स बना देंगे और स्टेटमेंट में आंसर लिखना है वर्ड प्रॉब्लम्स का हमेशा। देयरफॉर क्या पूछा था हमसे, हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक इफ वर्क इज डन अलोन, तो हमने बोला है देखो डेज टुक बाय निशु, डेज निशु विल टेक, ऐसा लिख देंगे। चलो डेज निशु विल टेक, ये कितना था हमारे पास? x था और x की वैल्यू कितनी है? 6 डेज आ गया जी। वैसे ही डेज टुक बाय या फिर डेज पिंटू विल टेक, पिंटू विल टेक, तो ये हमारे पास कितने थे? x प्लस 6 थे, तो x प्लस 6 मतलब 6 प्लस 6 जो कि है 12 डेज। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कंडीशन वाइज हमको ठीक से आराम से जो है लेट कर लेना है, फिर कंडीशन से ये फॉर्मूला वगैरह बनाकर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देनी है। ये स्टेप अगर कुछ कंफ्यूजन है, देखो दोनों का वर्क ऐड कर दिया और 4 दिन में क्या वर्क होगा ये यहां पर लिख दिया, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला का यूज किया बस। ठीक है जी, क्या चमका है? हाँ जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस, अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला जो डिवीजन वाले क्वेश्चन है, डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट वाले, ये भी बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, 80% से 70% चांस होता है कि ये 4 मार्क वाले में आएंगे, क्योंकि ये इस साल भी आए हैं। 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप का आया था, सेम नंबर्स वगैरह नहीं थे, इस टाइप का सेम क्वेश्चन आया था जो मैंने खुद ने रॉन्ग किया था। ठीक है, उसी के मार्क्स कटे जो ये क्वेश्चन मैंने खुद ने रॉन्ग करके आया था, क्योंकि रीजन पता नहीं लेकिन रॉन्ग हो गया था। तो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन क्या है। If 460 is divided by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find quotient and divisor। पहले ये डिवीजर क्वोशिएंट वगैरह क्या होता है देख लेते हैं। देखो ऐसा कुछ डिवीजन का ये अपना सिस्टम होता है, बराबर जी। तो यहां पर जो चीज होती है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, यहां पर जो मतलब ये वाली, ठीक है, यहां पर जो चीज होती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके जी, जो अपना आंसर होता है यहां वाला उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, और ये नीचे जो बचता है 0 बच जाता है, कभी कुछ और नंबर बच जाता है, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं।
तो हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर मतलब 1 के बाद वाले सारे नंबर्स, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स, 0 को छोड़कर 1 के बाद सारे, मतलब 1 2 3 4 5 6 वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 460 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर दिया गया है, ओके। और जो अपना क्वेश्चन है वो डिवाइजर से 5 टाइम्स प्लस 6 ज्यादा है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन जब कंडीशंस बनाते हैं तब इजी आएगा। एंड रिमाइंडर, और जो ये मलवा है रिमाइंडर, ये 1 है। तो हमें क्या बोला है, फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवीजर। क्वोशिएंट एंड डिवाइजर हमें फाइंड करना है, तो लिख देंगे चलो सॉल्यूशन। इजी होता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मुझे आया नहीं था, तो सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, देखो क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, मतलब डिवाइजर को x माना तभी क्वोशिएंट की हम जो है ये निकाल सकते हैं, क्वोशिएंट वाले को लेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वोशिएंट डिवाइजर पर डिपेंड कर रहा है। कैसे, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो डिवाइजर को मैं x मान लेता हूं, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो लेट डिवाइजर बी x, डिवाइजर बी x, ओके। तो देयरफॉर क्वोशिएंट विल बी, अब देखो 6 मोर मतलब पहले 6 को प्लस कर देंगे, हो गया। 5 टाइम्स द डिवाइजर मतलब इंटू 5 करना है, तो 5 इंटू डिवाइजर क्या है x, और 5 इंटू x 5x आ गया जी, बस खत्म। लिख देंगे देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, ओके। तो कंडीशन क्या दिए, अब देखो ये वाली चीज का कोई काम नहीं, ये वाली चीज का काम हो गया, बचा क्या है, रिमाइंडर वाली चीज और ये वाला स्टेटमेंट। अब इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला होता है जो याद में रखना है, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये जो डिविडेंड होता है इसकी वैल्यू होती है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है, ये भी लिख लेना है, काम में आता है, ठीक है, बहुत काम में आता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए इस साल आया था और मैंने सारा रॉन्ग कर दिया था, फैक्टर्स वगैरह कुछ निकाल नहीं पाया था, ठीक है। तो ये वाला जो है याद में रख लेना है। अब डिविडेंड अपने पास क्या है, 460 इज डिवाइडेड, मतलब 460 ऑफ कोर्स यहां पर आने वाला है, मतलब वो डिविडेंड है, तो लिख देंगे 460 इक्वल्स टू डिवाइजर अपने पास क्या है, x है, ठीक है जी, x इंटू क्वोशिएंट अपने पास क्या है, 6 प्लस 5x है, ओके डन, प्लस रिमाइंडर अपने पास 1 है। बस आगे सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बन गई, ओके, बनी नहीं मतलब अभी बनानी है। तो x इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6x प्लस 5x इंटू x क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। अब ठीक से लिख देंगे इस इक्वेशन को, 5x स्क्वायर आगे आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, 460 को इस साइड आ जाएंगे तो माइनस 460 इक्वल टू 0, ओके जी। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, लिख देंगे यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये क्वाड्रेटिक बन गई। आगे यहीं पर ही सॉल्व कर दें, हाँ जी यहीं पर ही सॉल्व कर देंगे, यहां तक तो पहली स्टेप ये पर कर देंगे, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम फैक्टराइजेशन वगैरह कौन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे फैक्टराइजेशन से करेंगे, ठीक है जी। माइनस 459 इक्वल टू 0। देखो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टेक योर टाइम, क्योंकि मेरे को इसके फैक्टर्स खुद निकालने नहीं आ रहे थे। टेक योर टाइम, इसके फैक्टर्स ठीक से निकालना है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स अगर देखें तो ऐसे दो नंबर्स ना, ये लाइन निकाल देते हैं, ठीक है, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 459 हो और उनका एडिशन 6x हो, ठीक है, माइनस 459 नहीं जी, 5 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा ना, हाँ जी इस तरह से, हाँ। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा गणित कमजोर है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, ठीक है जी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक से रफ कर दीजिए, -2295,
तो बस कुछ नहीं किया, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो सकता है। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा हो और इनका एडिशन 6 आ रहा हो, ऐसे दो नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। तो देखने के बाद पता चल रहा है इनका जो है 45 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा 51। हाँ जी, करके देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही आ रहा है और इनका एडिशन करेंगे तो ये यहाँ पर माइनस लग जाएगा। बस -45 और +51 ऐसे दो नंबर्स आ गए, बस सॉल्व कर देंगे। 5x² + 51x -45x -459 = 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई है, थोड़ा सा ओपन वाले स्पेस में सॉल्व कर लेंगे। तो 5x² + 51x -45x -459 = 0। यहां से 5x को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, x + 45 नहीं जी, यहां पर x + -45 करेंगे तो यहां पर 9 आएगा, सॉरी, है ना। यहां पर -9 आ जाएगा, प्लस क्या बचेगा 51 और x - 9 = 0। ठीक है, 5x को कॉमन लिया है, बाकी कुछ किया नहीं। तो x - 9 दो बार, इसको एक बार लिख लेंगे, बचा क्या 5x + 51 = 0। तो इंडिविजुअल फैक्टर 0 कर देंगे तो x - 9 = 0 और 5x + 51 = 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -51/5, जो कि रिजेक्टेड है क्योंकि नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। लिख देंगे देयरफॉर नेचुरल नंबर्स कांट बी नेगेटिव। ठीक है जी, ओके। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, x = 9 आ गई। तो स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे देयरफॉर डिवाइजर इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू है 9। देयरफॉर क्वोशिएंट क्वोशिएंट क्या था, 6 + 5x। तो 6 + 5 इंटू x की वैल्यू 9 है, 9 5 45 प्लस 6 कर देंगे, आ जाएगा 51। ठीक है जी, क्वोशिएंट और डिवाइजर हमने फाइंड कर लिया। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ये फॉर्मूला में बस आपको वैल्यू ठीक से डालनी है, लेट भी ठीक से करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा टफ पार्ट हो सकता है कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, वो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। या फिर अगर आप फॉर्मूला मेथड से जाए तो रूट के बाहर कैसे नंबर से अच्छा स्क्वायर वाला नंबर कैसे निकाले, वो सब थोड़ा सा झंझट हो सकता है, वही थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझाए तो रिवाइंड करके वापस देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार बना देंगे, इसके लिए दिल भी बना देंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जिसके साथ ये लेसन जो है वो खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम सेट आपको खुद करना होता है। देखो, लास्ट क्वेश्चन टेक्निकली थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन वगैरह फ्रेम नहीं करनी है, डायरेक्टली सब कुछ दिया है। ये सारे मेजरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटीमीटर में ये लिख लो। ठीक है, क्या दिया है, इन गिवन ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम नामक इस जो शेप होता है इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। AB पैरेलल CD, ठीक है, और इस ट्रेपेजियम का एरिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स फोर साइड्स। फोर साइड्स मतलब कौन सी, एक तो ये वाली फर्स्ट साइड हो गई, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड और ये फोर्थ साइड। इस चारों साइड का हमें लेंथ बताना है। चलो सॉल्यूशन पे, ठीक है जी, सॉल्यूशन मार्कर चेंज कर लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन में देखो क्या आएगा, इट्स एरिया, यहां पर हमें कंडीशन दी है एरिया, तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, h लिख देंगे हाइट। ओके जी, तो सम ऑफ मतलब इसको ही ठीक से लिख देंगे तो ये आ जाएगा। देखो, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया है कितना, 33, तो लिख देंगे 33 इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन सी है, AB पैरेलल CD। ठीक है, यहां पर AB की वैल्यू क्या है, सम करना है ना, तो AB की वैल्यू क्या है, x प्लस
सी डी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। आपको सब कुछ इस क्वेश्चन में बनाकर दिया है। इनटू h, हाइट मतलब कोई बच्चे ये वाला ये मार्क कर देंगे, लेकिन नहीं, हाइट मतलब ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये वाला हाइट, तो वो हमें दिया है x माइनस 4। ओके, अब इसे सॉल्व करते जाएंगे। देखो इस 2 को इस साइड भेज देंगे, आ जाएगा 66, 33 इंटू 2 66। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 4। तो ये आ जाएगा 66 इक्वल टू 3x इंटू x, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x। ओके है ना, 3x स्क्वायर प्लस x, रुको, हाँ 3x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा माइनस 12x। ठीक है, हाँ माइनस 12x प्लस x और यहाँ पर माइनस 4। ठीक से जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, माइनस 11x माइनस 4। ओके, 66 को इस साइड लेके आएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 11x और ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 70 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। देखो माइनस 70 इंटू 3 होता है माइनस 210, और ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 210 हो और उनका एडिशन माइनस 11 हो, ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो थोड़ा सा सोचने के बाद ये दो नंबर्स कौन से आएंगे यार, हाँ ये आ जाएंगे 21 और 10। ठीक है ना, 21 और 10 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक है, हो गया। अब इसे आगे लिख देंगे, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस नहीं जी माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0। 3x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 नीचे आ जाते हैं, वो पहले लेक्चर्स में बताया है, और ये इस तरह का कुछ हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 10 बार आ जाएगा, बचेगा x माइनस 7। ये 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिख लो, ये आ जाएगा x माइनस 7, बचा क्या 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर इंडिविजुअली 0 कर लो, और 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। x यहां से 7 सेंटीमीटर आ रहा है, और यहां से x जो है वो आ रहा है माइनस 10/3 सेंटीमीटर। लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। ओके जी, तो फाइनल आंसर क्या है, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बस x की वैल्यू मिल गई। अब सारे के सारे साइड्स निकालेंगे, तो AB हमारे पास कितना है, x है, तो वो x कितना है 7 सेंटीमीटर है, हो गया। आगे CD निकालेंगे पहले। CD क्या है, 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 मतलब 7 इंटू 2 प्लस 1 जो होता है 15, ये भी हो गया 15 सेंटीमीटर। आगे निकालेंगे BC हमें क्या दिया है, x माइनस 2, तो x कितना है 7 माइनस 2 जो कि है 5 सेंटीमीटर। और क्योंकि BC इक्वल टू AD है, इक्वल टू मतलब कैसे पता चला, देखो ये इक्वल टू मतलब कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देयरफॉर BC कॉन्ग्रुएंट AD, तो BC की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू AD, मतलब AD की भी वही हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये जी लिख लिया। चारों के चारों साइड्स हमने सॉल्व कर लिए। सबसे इजी क्वेश्चन था ये वाला, कुछ नहीं, बस एरिया के फॉर्मूला रख के हमें ये सब सॉल्व करना था। ओके जी, एक बार देख लेना। तो इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको समझा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक लंबी सी स्माइल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।